बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, लेकिन उन ट्रांजैक्शनों को हम रिकॉर्ड हमको करना पड़ता है डेबिट और क्रेडिट साइड में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो डेबिट एंड क्रेडिट को समझ नहीं पाते हैं कि किस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट करेंगे और किस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट करेंगे, यानी कौन सा मेरा भाग जो है बिजनेस में ट्रांजैक्शन में कौन सा भाग मेरा डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा भाग हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आज हम अकाउंट्स के रूल को समझेंगे। सबसे पहले कि अकाउंट्स में जो रूल होता है उसको हम कैसे फॉलो करें, कैसे हम देखें और उसको देखने के बाद उसको कैसे हम एंट्री करें, इस एंट्री को हमको आज देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स को हम लोग समझेंगे उसके रूल के अकॉर्डिंग। तो अकाउंट्स को हम लोग कितने भागों में डिवाइड किया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, उस रूल्स को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो यहां पे मैं अकाउंट्स के रूल को समझाने की कोशिश करता हूं। अकाउंट्स को हम लोग बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। इस 3 रूल को समझने के बाद हमारे जो भी डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसको इजीली वे में आप पोस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट इट इज रिलेटेड टू पर्सन, लेकिन इसको हम लोग नेचर के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल, पर्सनल अकाउंट, सेकंड है आर्टिफिशियल, पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड है पर्सनल अकाउंट। यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन तीनों का रूल बनाने का नियम लगभग सेम है, बस उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेरा नेचुरल है, कौन सा मेरा आर्टिफिशियल है, कौन सा मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड आपका रियल अकाउंट है, थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट को हम समझेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे मैन, जो भी ह्यूमन बॉडीज है उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट में रखते हैं जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसका भौतिक एक्सिस्टेंस तो नहीं होता है लेकिन एक कानून के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से हम लोग जान सकते हैं। जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी जो होती है वह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ सकती है। जैसे आप बैंक को भी ले सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, किसी कंपनी को ले सकते हैं जिसका एक नेम है जो कानून के द्वारा एक लॉ के अकॉर्डिंग बना होता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों के बदले जो रिप्रेजेंट करे, जैसे आप किसी पर्सन के बदले रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम से जान सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर इसमें जो भी जैसे मोहन, सोहन, राधा, सीता, इसके अंतर्गत हम आ सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। जैसे कोई भी कंपनी, एनी कंपनी नेम, जैसे बैंक यानी SBI, उसके वजह से टाटा, आयरन, स्टील कंपनी। उसके बाद से आप वीवो कंपनी भी ले सकते हैं, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। इसके अंतर्गत आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो इसमें आ जाता है ड्राइंग, जो कि किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल, ये भी रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग
जस्ट लाइक किसी ऑनर्स को जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, कैपिटल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल अकाउंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। लेकिन इसके रूल्स को अगर हम समझना चाहते हैं कि किस पार्ट को कैसे हम डेबिट में करेंगे, कैसे क्रेडिट में करेंगे, तो इसको समझने के लिए इसमें रिसीवर is the debit side and credit side is the giver। यानी इसमें से जो भी व्यक्ति रिसीव करने वाला होता है यानी वो डेबिट साइड में जाएगा, जो गिवर का काम करेगा वो आपका क्रेडिट में जाएगा। तो जो जैसे मान लीजिए कि अगर हम 5000 बैंक से विथड्रॉ कर रहे हैं, विथड्रॉ 5000 रुपीज फ्रॉम बैंक, तो अगर बैंक से अगर हम विथड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक इज द गिवर पर्सन, बैंक चला जाएगा आपके क्रेडिट साइड में, और जो व्यक्ति रिसीव करने वाला है तो वह जो रिसीव करेगा वह आपका चला जाएगा डेबिट साइड में। एक एग्जांपल के तौर पे मोहन एंड सोहन को हम देख सकते हैं। मोहन गिव टू सोहन रुपीज 5000, तो मोहन गिव टू सोहन रुपीज 5000, तो सोहन इज द रिसीवर, यानी सोहन चला जाएगा आपका डेबिट साइड में एंड मोहन चला जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। इस तरह से करके हम लोग डेबिट के हिसाब और क्रेडिट के देखते हुए हम जो रिसीवर होता है उसको हम लोग डेबिट साइड में रख देंगे और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट साइड में रख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, मोहन स्टार्ट ए बिजनेस रुपीज 1 लाख। मोहन ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। उसको अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, और वह किससे स्टार्ट कर रहा है? 1 लाख रुपीज से। तो 1 लाख रुपीज जस्ट लाइक उसको हम लोग कैपिटल मानेंगे, क्योंकि देने वाला कौन है? मोहन है। मोहन ने बिजनेस शुरू किया, तो मोहन बिजनेस शुरू किया कितना लाख रुपए से? 1 लाख रुपीज से, तो उसको हम लोग बिजनेस में कैपिटल कहेंगे, क्योंकि वो मालिक का जो ऑनर्स है उसका फंड है, उसका अमाउंट है, तो इसलिए उसको कैपिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका रिप्रेजेंट है? मोहन का। तो मोहन स्टार्ट कर रहा है तो मोहन गिवर का काम करेगा, तो मोहन के नाम के जगह पे हम उसको कैपिटल यानी यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैपिटल रख देंगे। और डेबिट साइड में क्या रख सकते हैं? तो डेबिट साइड में आप कैश को रख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको रियल अकाउंट के पास लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका डेबिट में जाएगा, कौन आपका क्रेडिट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रियल अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे कि रियल अकाउंट एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे हम रियल अकाउंट लिख देते हैं। रियल अकाउंट में आपका इसको व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, यानी व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, व्हाट्स कम्स इन डेबिट। यानी व्हाट्स कम्स इन रिप्रेजेंट करता है डेबिट को एंड व्हाट्स गोज आउट रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट साइड को। रियल अकाउंट में हम जनरली एसेट्स के बारे में पढ़ते हैं, संपत्ति के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एसेट्स में भी 2 प्रकार के एसेट्स होते हैं। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आपको एसेट्स में। इसको एक को कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, जिसको टेंजिबल एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, यानी कि ये टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जीवल इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में जैसे आ गया बिल्डिंग, मशीनरी, कार, लैंड, ये आपका टेंजिबल एसेट्स है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में आता है गुडविल, कॉपीराइट और पेटेंट, जिसको हम लोग
क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। यानी गुडविल एक प्रकार का एसेट्स होता है किसी भी कंपनी का, वो नेम फेम रिप्रेजेंट करता है कि वह कंपनी अच्छी है। अगर वो कंपनी अच्छी है तो वह एसेट्स की तरह काम करता है, ताकि उसका जो सेलिंग है वह काफी बढ़ जाता है। तो गुडविल को हम एसेट्स में रखते हैं, इंटेंजिबल होते हुए भी इसको एसेट्स में रखते हैं, क्योंकि यह किसी भी कंपनी का रेपुटेशन को बढ़ाता है। इससे रेपुटेशन बढ़ाने से उसकी सेल जो होती है, उसकी सेल ट्रांजैक्शन जो होती है वह काफी ज्यादा बढ़ती है, इससे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसमें यह हम लोग इस एसेट्स के माध्यम से देखना चाहेंगे कि जो एसेट्स आएगा, जो एसेट्स बिजनेस में आएगा वो आपका डेबिट साइड में जाएगा, जो एसेट्स बिजनेस से आउट साइड में जाएगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रखते हैं। तो रियल अकाउंट में आपका आ जाता है कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, एटसेट्रा। यानी कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, एटसेट्रा। यानी बहुत सारी संपत्तियां जो होती हैं जो रियल अकाउंट में हम मेरा आती हैं, और उसको हमको यह देखना है कि कौन सा डेबिट साइड में जाएगा, कौन सा क्रेडिट साइड में। सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो लैंड परचेज करने के लिए आप अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो अमाउंट ये भी आपका रियल अकाउंट है, लैंड भी आपका रियल अकाउंट है। तो जब आप परचेज करते हैं 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज या 3 लाख, जितने में भी परचेज करते हैं, तो आपका यह देखना है कि कौन सी संपत्ति आपके बिजनेस में आ रही हैं। जो संपत्ति, जो एसेट्स आपके बिजनेस में आएंगी उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, जो एसेट्स मेरे बिजनेस से आउट साइड में जाएंगी उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे। चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, चाहे वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आता हो, या फिर लिक्विड एसेट्स के अंतर्गत आता हो, या फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आता हो, जो भी एसेट्स आएगा उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, जो भी एसेट्स मेरा जाएगा बिजनेस से उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे। तो लैंड अगर हम परचेज कर रहे हैं तो लैंड व्हाट्स कम्स इन, तो लैंड कम्स इन, तो लैंड हो गया डेबिट साइड में। व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट। यानी लैंड यानी जमीन आ रहा है और पैसा जा रहा है, सिंपल सा। तो जो संपत्ति आएगा उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, जो संपत्ति जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में रखेंगे। एग्जांपल दूसरा, अगर हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग के बदले क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश में मेरा रियल अकाउंट है, बिल्डिंग में मेरा रियल अकाउंट है। तो कैश मेरा व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश चला जाएगा क्रेडिट में। बिल्डिंग मेरे पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो बिल्डिंग चला जाएगा आपका डेबिट साइड में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कौन सी संपत्ति, कौन सी एसेट्स मेरे पास आ रही हैं और कौन सी एसेट्स मेरे पास से जा रही हैं। दूसरा, इसका अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट, अगर हम बिल्डिंग को सेल कर रहे हैं या लैंड को सेल कर रहे हैं, अगर 1 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज में लैंड को सेल कर रहे हैं तो लैंड आपका चला जाएगा, यानी व्हाट्स गोज आउट, तो आप क्या आपके पास से जा रहा है, तो लैंड जा रहा है, तो लैंड को आप क्रेडिट साइड में रखेंगे। और क्या उसके बदले में आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो कैश को आप डेबिट साइड में रखेंगे। यानी लैंड हो जाएगा आपका क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। इस तरह से हम डेबिट एंड क्रेडिट को रियल अकाउंट के अंतर्गत, यानी एसेट्स को रियल अकाउंट के अंतर्गत हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन सा मेरा डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट को समझने के लिए यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं नॉमिनल अकाउंट। डेबिट साइड एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट साइड इनकम और गेन। यानी नॉमिनल अकाउंट को भी हम डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस इज द डेबिट साइड एंड इनकम और गेन इज द क्रेडिट साइड। तो इसके अंतर्गत हम लोग नॉमिनल अकाउंट में जो भी मेरा इनकम से रिलेटेड होगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा, जो भी एक्सपेंस से रिलेटेड होगा वह आपका नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। देखिए, एसेट जो होता है वह रियल अकाउंट से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति, कंपनी का नाम और इसके बदले में जो भी जो लॉ के अकॉर्डिंग बन रहा है, जैसे बैंक, एसबीआई, टाटा, जो भी कंपनियां हैं वह आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर, जिसका एक नाम है, जिसको हम लोग नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। जो एसेट्स, जिसे लगेगा कि इसकी एक वैल्यू है, जिसको हम लोग मार्केट में परचेज कर सकते हैं, मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, तो आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में जो मेरा एक्सपेंस होगा वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत माना जाएगा, जो आपका इनकम होगा वो भी
आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत माना जाएगा। तो इसमें कैसे हम लोग समझेंगे, तो जो भी एक्सपेंस है, जैसे सैलरी आपका क्या है, सैलरी मिल भी सकता है, किसी से ले भी सकते हैं और सैलरी किसी को दे भी सकते हैं। कमीशन किसी से ले भी सकते हैं, कमीशन किसी को दे भी सकते हैं। तो उसके अलावा रेंट किसी से ले भी सकते हैं, रेंट किसी को दे भी सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज हैं वह आपका नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें एक तरफ से तो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक तरफ से तो आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ जा नहीं रहा है। तो इस चीज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से कुछ जा नहीं रहा है, तो आपको इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत मान सकते हैं, जिसको हम लोग मार्केट में कभी खरीद भी नहीं सकते हैं, या नहीं उसको बेचा जा सकता है। जैसे सैलरी को बेच नहीं सकते हैं, रेंट को बेच नहीं सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं आपके नॉमिनल अकाउंट अंतर्गत आता है। तो मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, सैलरी, कमीशन, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है इसमें भी, एक डिस्काउंट आपका रिसीव्ड हो सकता है, एक डिस्काउंट आपका अलाउड हो सकता है। डिस्काउंट, उसके बाद से आपका डेप्रिसिएशन, परचेज एंड सेल। ठीक है, तो सैलरी, कमीशन, रेंट, वेजेस, डिस्काउंट, डिप्रिसिएशन, परचेज एंड सेल, ये सारी चीजें जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सैलरी मिलेगी। तो जब सैलरी मिलेगी तो सैलरी आपका क्या हुआ, इनकम हुआ, तो सैलरी कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन आपके अंडर में कोई जॉब कर रहा है तो आप उसको क्या प्रेजेंट करेंगे, सैलरी देंगे, या अगर वेजेस देना चाहते हैं तो वेजेस देंगे। अगर वो डेली वेज पे है, डेली बेसिस पे है, तो आप उसको वेजेस दे सकते हैं। सैलरी जो होता है वीकली, मंथली भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सैलरी जब देंगे, जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जो आपके अंडर में काम करता है, जब उसको सैलरी या वेजेस कुछ भी देंगे, जो भी देंगे वह आपका एक्सपेंस माना जाएगा। उसको हम कहां रखेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। सैलरी वेजेस देंगे तो कहां रखेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। अगर किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, तो उसको कहां आप रखेंगे, उसको भी डेबिट साइड में रखेंगे। अगर किसी के घर में रह रहे हैं, आप उसको रेंट दे रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, तो भी आपका एक्सपेंस माना जाएगा, उसको कहां रखेंगे, डेबिट साइड में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी एक्सपेंस को, जब कोई चीज एक्सपेंस कर रहे हैं और आपके पास से मनी जा रहा है, तो वह समझ लीजिए कि वह आपका एक्सपेंस है या लॉसेस हो रहा है, तो आप उसको, हम डेबिट साइड में उसको रख सकते हैं। अगर इसी को अपोजिट कर दें, अगर किसी के अंडर में आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगा, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको मजदूरी मिल सकता है, कमीशन, कहीं आप ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको कमीशन मिल सकता है, किसी के, आपका अपना मकान है, किसी को किराए पे दिए हुए हैं तो आपको उधर से रेंट आ सकता है, ये भी इनकम माना जाएगा। डेप्रिसिएशन, यानी किसी भी जो फिक्स एसेट्स है उसका वैल्यू गिरता रहता है, क्योंकि उसको हम जितना यूज करेंगे उतना ही उसका डिप्रिसिएट होते जाएगा। तो डिप्रिसिएट एक प्रकार का लॉस माना गया है, इसलिए लॉस जो होता है नॉमिनल अकाउंट में डेबिट माना जाता है, इसलिए उसको हम लोग डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन को रखेंगे। उसी प्रकार डिस्काउंट को भी अगर हम लेना चाहते हैं, डिस्काउंट को अगर क्लासिफाई करते हैं डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है कि कोई चीज मुझे डिस्काउंट के रूप में, यानी छूट के तौर पर मुझे मिल रहा है, यानी मेरी इनकम मानी जाएगी। तो इसलिए डिस्काउंट जब रिसीव हो जाएगा तो वह इनकम यानी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अगर किसी को हम डिस्काउंट यानी दे रहे हैं, अगर कुछ हम सेल कर रहे हैं, सेल करते समय जो कस्टमर होता है वो हमसे डिस्काउंट की मांग करता है, तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड उसको कहते हैं, और डिस्काउंट अलाउड कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस या लॉसेस समझा जाएगा, इसलिए उसको हम डिस्काउंट अलाउड को डेबिट साइड में रखेंगे। अब परचेज और सेल देखते हैं। तो परचेज जो होता है कि कोई भी चीज खरीदते हैं या परचेज करते हैं तो आपके पास से मनी जो होता है वह जाता है, यानी एक्सपेंस माना जाता है, तो एक्सपेंस माना जाएगा। तो इसलिए परचेज जो होता है उसको हम लोग डेबिट साइड में रखेंगे, और जो सेल है यानी बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे मेरा इनकम हो सकता है, सेल को हम इनकम रेवेन्यू माना जाता है, इसलिए सेल को हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए इस परचेज को डेबिट साइड में हम रखते हैं। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं नॉमिनल अकाउंट में कौन सा मेरा डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा मेरा क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे एग्जांपल एक दो हम देना चाहते हैं। किसी को आप सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड टू मोहन, तो सैलरी पेड टू मोहन, तो सैलरी आप दे रहे हैं, तो सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी पेड कर रहे हैं तो सैलरी एक्सपेंस माना जाएगा, तो सैलरी चला जाएगा डेबिट में। अब आगे हम किसको दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन कौन सा अकाउंट है,
मोहन अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पर्सन। अब पर्सनल अकाउंट में वह काम क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, रिसीवर का काम कर रहा है, तो मोहन रिसीवर है तो मोहन चला जाएगा आपका डेबिट साइड में। इस तरह से करके हम क्लासिफाई करके हम समझ सकते हैं कि कौन सा मेरा डेबिट में जाएगा और कौन सा मेरा क्रेडिट में जाएगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप किसी को वेजेस दे रहे हैं, वेजेस यानी मजदूरी किसी को दे रहे हैं, तो मजदूरी दे रहे हैं तो मजदूरी आपका एक्सपेंस माना जाएगा, यानी मजदूरी आपका डेबिट साइड में चला जाएगा, यानी एक्सपेंस होने की वजह से। और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। किसी को मजदूरी दे रहे हैं तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश। कैश आपका रियल अकाउंट है, तो कैश आपके पास से जा रहा है। अब इसके रूल को फॉलो करेंगे, कैश क्या है, मेरे पास आ रहा है या मेरे पास से जा रहा है, तो कैश मेरे पास से जा रहा है, तो उस कंडीशन में कैश व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट, तो कैश आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों को मर्ज करके हम ये समझ सकते हैं कि नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, ये तीनों में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, और तीनों रिलेशन को अगर समझ लेते हैं तो मेरे डेबिट और क्रेडिट रूल्स जो डुअल ट्रांजैक्शन है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अकाउंट्स को रूल के अकॉर्डिंग हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। इसको हम लोग ऐसे मिला के इम्पर्सनल अकाउंट के नाम से भी जान सकते हैं। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट यानी अकाउंट्स को दो भागों में, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में 2 पार्ट आ जाते हैं, एक रियल और एक नॉमिनल। तो इसको आउट भी कर देते हैं तो हम ऐसे समझेंगे कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यानी पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये 3 पार्ट में इसको समझ सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करता रहा हूं। पर्सनल अकाउंट को 3 भागों में बांट दिया गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके अंतर्गत नेचुरल में जो फिजिकल एक्सिस्टेंस है, जिसका ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, जो ह्यूमन जैसे लड़का लड़की जो भी है उनके एक नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको नेचुरल में रखते हैं। बैंक जो कि एक लॉ के अकॉर्डिंग, या कोई भी कंपनी जो एक लॉ के अकॉर्डिंग माना जाता है, बनाया जाता है, इसको एक्सटेंस फैलाया भी जा सकता है, इसको छोटा भी किया जा सकता है, तो इसका एक नाम है, इस नाम से इसको पहचाना जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो इन दोनों के बदले में रिप्रेजेंट करे, यानी आर्टिफिशियल नेचुरल को रिप्रेजेंट जो करने का कार्य करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज आ सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी जो भी नॉमिनल अकाउंट में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या एडवांस अगर जोड़ देते हैं, यानी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे प्रीपेड, सैलरी, एडवांस, आपका कमीशन, जो भी है, जो भी एडवांस या प्रीपेड जहां भी ऐड हो जाता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। जैसे हम लोग ग्रुप किसी को सैलरी देना है, किसी मेंबर को सैलरी देना है, उसमें बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पर्सन आते हैं, तो उनको बारी बारी से नाम से इंडिकेट करने से अच्छा एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे फैमिली का ग्रुप, अगर हम अपने फैमिली का ग्रुप अगर बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मेंबर होंगे, उनको हम सारे को ऐड करके एक रिप्रेजेंट के तौर पे एक फैमिली ग्रुप या फ्रेंड्स ग्रुप, इस तरह से जो रिप्रेजेंट होता है, यानी उसमें सिर्फ फ्रेंड्स वाले रहेंगे, इसलिए जो रिप्रेजेंट किसी को करता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके सारे का नियम इसी तरह से समझ सकते हैं कि डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, ये तीनों हो जाएगा। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन, यानी जो डेबिट इज व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट इज द व्हाट्स गोज आउट। इस तरह से हम जो आने वाला है एसेट्स उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे, जो जाने वाला एसेट्स है उसको क्रेडिट साइड में रख सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट इज द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इज द इनकम और गेन। इस तरह से हम तीनों को रिलेशन को समझते हुए हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन सा मेरा डेबिट में जाएगा और कौन सा मेरा क्रेडिट में जाएगा।